नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से, यानी कि हम कह सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा यहाँ पे जो है आप लोगों को अप्रेंटिसशिप पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी जारी किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए तो देखने को मिल जाएगा WCR के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया गया है WCR के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया है, ठीक है। बेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से वही बात कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है 20 अगस्त 2025 को, जिसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो किस प्रकार से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या ITI विदाउट ITI के कैंडिडेट भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, डेट कब तक है इस फॉर्म को भरने के लिए, साथ में आप लोगों को सीटों की संख्या क्या है, क्या एप्लीकेशन फीस लग रहा है, और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है फॉर्म भरने से पहले, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फॉर्म क्या है और किसको भरना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट, जिसमें आप लोगों को 30 अगस्त से ओपन हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज डेट 29 सितंबर से तक आप लोग जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को जो है apprenticeship will engage in the various units and trades। यहाँ पर बहुत सारे यूनिट एंड ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। बात कर ले करें कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो टोटल जो है 2865 वैकेंसी जारी की गई है। जनरल वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को JBP डिवीजन, PPL डिवीजन, कोटा डिवीजन, CRWBPL, CRS कोटा, HQJPL, इन सभी में आप लोग को इस प्रकार से आप लोग जो है वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप लोग प्रत्येक अपना जो भी कैटेगरी है उसमें देख पाएंगे कि आपके कैटेगरी में सीटों की संख्या क्या है। इस प्रकार से आप लोग को पता चलेगा। आगे बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर आप लोग मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी कंडीशन एज एज लिमिट। एज लिमिट जो आप लोग को रखा गया है 20 अगस्त 2025, जिस दिन ये फॉर्म नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस दिन के आधार पर जो है आप लोगों का जो है तो एज होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को 15 साल होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 20 अगस्त 2025 तक, ठीक है। तब आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोग SC ST के कैंडिडेट हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेबल यहाँ पे ले सकते हैं एज में, और जो अगर आप OBC के कैंडिडेट होंगे तो 3 साल का छूट मिल सकता है। 3 साल का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को जैसे 24 एज दिया गया है लिमिट, तो आप लोग 27 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर देखिएगा तो बाय रिलैक्स बाय 10 इयर्स, जो भी विकलांग कैंडिडेट होंगे वैसे कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पे एज लिमिट में छूट दिया जाएगा। अगर वो कैंडिडेट जो है SC ST कैंडिडेट होंगे तो उनको 15 साल का छूट दिया जाएगा। अगर वो कैंडिडेट OBC के होंगे तो उनके 10 साल का छूट मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग को एज लिमिट की बात हो गई। आगे चलते हैं। आगे आप लोग को दिया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो दिया गया है 10th पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर 10th पास नहीं है तो आप लोग 10+2 वाले जो कैंडिडेट है वो भी अपना जो है यहाँ पे अपना मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को 10+2 इसलिए लिखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट को क्या होता है कि 50% मार्क्स जो है 10th में नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स मार्क्स होना चाहिए, लेकिन 12th में होता है। तो वैसे कैंडिडेट 12th वहां पे जो है मार्क्स अपडेट कर सकते हैं, और वहां पे 12th का मार्क्स वहां पे लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट, 10th की जगह पे इंटरमीडिएट सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहां पर अपना जो है इंटरमीडिएट का मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। जिससे कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के क्या होता है कि मैट्रिक में कम कम मार्क्स आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 50% मार्क्स नहीं होता है तो नहीं भर पाते हैं। अगर 10+2 में उतना मार्क्स है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट उनके लिए, ठीक है, वहां पर आप लोग को 40% होना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या होना चाहिए, तो जो PWD कैंडिडेट है वो 40% विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोगों को इसमें जो है छूट मिलने वाला है। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड के बारे में। कौन कौन से ट्रेड आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला ट्रेड दिया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। दूसरा ट्रेड दिया गया है इलेक्ट्रिशियन के लिए। तीसरा दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, फिटर के लिए, फिर प्लम्बर के लिए, फिर वेल्डर के लिए, ठीक है। मैक्सिमम डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें बोथ लोअर लाइन कैन बी अकोमोडेटेड। उसके बाद फिर पार्शियली लोअर लाइन कैंडिडेट कैन बी अकोमोडेटेड विदाउट लेग्स। इस प्रकार से आप लोगों का जो मैक्सिमम डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से ट्रेड के लिए क्या आप लोगों का डिसेबिलिटी रिक्वायरमेंट रहेगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग जैसे कि
यहाँ पर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाले कैंडिडेट जो है विदाउट लेग्स, ये लेग के हैं, तो वैसे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं भर सकते, इलेक्ट्रीशियन में नहीं भर सकते। इस प्रकार से आप लोग को मेंशन किया गया है कि कौन से कैंडिडेट भर पाएंगे अगर वो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विजुअल इम्पेयर्ड यानी कि जो नहीं देख पाते उनके लिए ब्लैक स्मिथ, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए यहाँ पे लो विजन मीन्स पर्सन विथ इम्प्रेमेंट विजन ऑफ लेस 6/18 6/16 विथ बेस्ट करेक्शन। इतना तक आप लोगों को चल जाएगा, अगर इतना तक है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आप लोग को दिया गया है ट्रेड्स के बारे में, जिसमें आप लोग को जो कैंडिडेट सुनने में जिनको दिक्कत होती है उसमें आप लोग को कौन से जो है ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में मेंशन की गई है। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी हो सकता है जो आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया, सिलेक्शन विल बी डन द बेसिस ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द रिस्पेक्ट ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अपना जो फॉर्म भरिएगा अप्लाई अगेंस्ट नोटिफिकेशन द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड द बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन 10th क्लास मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट 10+2। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग 10th का मार्क्स देते हैं तो 10th का मार्क्स जोड़ा जाएगा, अगर आप 10th की जगह पे 12th का मार्क्स देते हैं तो 12th को जोड़ा जाएगा, साथ में आप लोगों को प्लस आईटीआई, आईटीआई में कितना मार्क्स है ये भी आप लोगों को देखा जाएगा। आईटीआई मार्क्स फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। बात करें कि इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कि मैट्रिक में या फिर इंटरमीडिएट में 60% आप लोगों का मार्क्स है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को 60% मार्क्स है, और यहाँ पर आईटीआई में 80% मार्क्स है, टोटल हो गया 140%। 140% को 2 से भागा दे देंगे तो 70% आ जाएगा, यानी कि आप लोगों का मार्क्स जो निकलेगा वो 70% निकलेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। किस प्रकार से अप्लाई करना है इसके बारे में दिया गया। एप्लीकेशन फीस के बारे में, एप्लीकेशन फीस रखा गया फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन 1 and 2 विल लो। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि सभी कैंडिडेट के लिए 141 रुपीज रखा गया है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 41 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी वाले जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ 41 रुपये प्रोसेसिंग फीस ही लगेगा। उसके बाद फिर दिया गया प्रोसीजर फॉर पेमेंट एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस, किस प्रकार से करना है इसके बारे में मेंशन किया गया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इसके बारे में दिया गया, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा फॉर्म भरते समय, तो आप लोगों को फोटो रहने वाला है, आप लोग का यहाँ पे पिक्सल साइज यहाँ पे दिया गया है, साथ में सिग्नेचर लगेगा, सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, SC ST OBC एप्लीकेबल है तो उसका सर्टिफिकेट, ITI का जो मार्कशीट है वो लगने वाला है या फिर सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक। उसके बाद फिर बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को सारा डिटेल दिया गया है किस प्रकार से आप लोग फॉर्म भरिएगा, किस प्रकार से, ताकि आप लोग का एप्लीकेशन वैलिड ना हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में सीटों की संख्या के बारे में दिया गया है डिटेल में, जो आप लोग यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है जो भी सीटों की संख्या है उसके बारे में देख लीजिए। डिवीजन वाइज यहाँ पर जो सीटों की संख्या मेंशन किया गया है, तो आप लोग पहले क्या करना है, जब भी फॉर्म भरिएगा तो इस बात को ध्यान में रखिए कौन सा डिवीजन में आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि आप लोग को जेबीपी डिवीजन में फॉर्म भरना है, ठीक है, और आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आप लोग देखिएगा ओबीसी में जनरल में 30 सीटों की संख्या है, 2 ही सीट देखिएगा, एक तो खुद कैटेगरी का देखिएगा, एक जनरल की कैटेगरी का देखिएगा। जैसे ओबीसी में 30 सीट है और यहाँ पर जो है सॉरी जनरल में 30 है और ओबीसी में यहाँ पे 21 है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ओबीसी में आप लोगों को सीटों की संख्या है या नहीं। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा WRS कोटा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें जो है देखिएगा तो यहाँ पर ओबीसी में सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है, एक ही सीट है। तो आप लोग इसलिए फॉर्म भरने से पहले एक बार इस चार्ट को एक बार जरूर देख लीजिए। कोई भी फॉर्म भरते हैं सभी में इस प्रकार से आप लोग को डिटेल में दिया रहता है कि आपके जो डिवीजन है या फिर आप जिस जिस यहाँ पे यूनिट में फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को आपकी कैटेगरी में कितने सीटों की संख्या है, क्योंकि आप लोग का जब सिलेक्शन होगा तो आपकी कैटेगरी में जो सीटों की संख्या रहेगी उसी के आधार पे होगा, ये नहीं कि टोटल सीटों पे होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, जब भी आप लोग फॉर्म भरते हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज दी गई है और इस प्रकार से आप लोग को सारा डिटेल हमने बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।